Hi everyone, this is Vikas Shukla, your biology faculty. Our today's topic is cell. As you know, cell is the structural and functional unit of the life. ये स्टूडेंट सेल अपनी क्लास 11th NCERT का चैप्टर 8 हम लोग कवर करने जा रहे हैं। चैप्टर 8 क्लास 11th NCERT का सेल। स्टूडेंट सेल का मतलब क्या होता है? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड functional unit of life, or you can say living organism. स्टूडेंट इस चैप्टर से आपके बोर्ड के एग्जाम में अप्रॉक्स 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नीट में अगर इसमें से 5 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं नीट में, देन आप समझ सकते हो 5 × 4 = 20 मार्क्स। तो आपके नीट में इस सेल चैप्टर से 20 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वेटेज वाइज तो ये इंपॉर्टेंट है ही, इसके साथ में बायोलॉजी पे ग्रिप बनाने के लिए ये सबसे बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस चैप्टर की समझ होना बायोलॉजी को समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये क्यों ज़रूरी है, इसके क्या कंसेप्ट्स हैं, इसे हम समझेंगे और इनके जो MCQs हैं उन्हें भी अपन सॉल्व अप करेंगे। अब थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि नीट के जो भी क्वेश्चंस हैं वो अंडरस्टैंडिंग बेस हैं। क्लियर? अभी मैं जब MCQ सॉल्व कराऊंगा आपको तो आप उसे समझ पाओगे। अगर मैं आपसे कहूँ व्हाट इज़ अ सेल, देन यू विल से व्हाट? सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज व्हाई वी नीड टू अंडरस्टैंड सेल। हम सेल को समझ क्यों रहे हैं? द आंसर इज बिकॉज आवर बॉडी और यू कैन से एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल। क्योंकि जो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किसका बना हुआ है? वो सेल्स का बना हुआ है। क्लियर? नाउ द क्वेश्चन अराइजेज इज देयर एनी अदर एक्सप्लेनेशन। आपने क्या इसके अलावा और कोई भी रीज़न हो सकता है, और कोई भी एक्सप्लेनेशन है वाई वी रीड द सेल? तो आप अगर खुद से पूछो तो आपने पढ़ा है क्लास 10th में बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जिसे आप लाइफ प्रोसेस बोलते हो। लाइफ प्रोसेस आपने क्यों पढ़ा? टू नो वाई लिविंग ऑर्गेनिज्म इज लिविंग। जी हाँ, ये चॉक नॉन लिविंग है, ये मेरी बॉडी लिविंग है। क्लियर? आप लिविंग हो, आप जिस चेयर पे बैठे हो वो चेयर नॉन लिविंग है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज व्हाई चेयर और यू कैन से चॉक, ब्लैकबोर्ड, दीज आर नॉन लिविंग and you all or you can say plants and animals are the living. Why? Due to the life processes. किसकी वजह से? लाइफ प्रोसेसेस की वजह से। जी हाँ, आपने क्लास 10th में चीज़ों को इस तरीके से नहीं समझा, बट ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। आपने लाइफ प्रोसेस चैप्टर इसलिए पढ़ा क्योंकि लिविंग थिंग कोई भी लिविंग क्यों है? ड्यू टू द लाइफ प्रोसेसेस। क्लियर? तो जो लाइफ प्रोसेस हो रही है वो कहाँ पर हो रही है? सेल के अंदर हो रही है। कहाँ पर हो रही है स्टूडेंट्स? सेल के अंदर हो रही है। तो गेटिंग माय पॉइंट कि कोई भी चीज़ लिविंग है तो वो इसलिए लिविंग है क्योंकि उसके अंदर लाइफ प्रोसेसेस हो रही हैं। और ये लाइफ प्रोसेसेस कहाँ पर हो रही हैं? कोई तो लोकेशन होगी लाइफ प्रोसेसेस की। लाइफ प्रोसेस की लोकेशन क्या है? इनसाइड द सेल। कहाँ पर स्टूडेंट्स? इनसाइड द सेल। सेल के अंदर लाइफ प्रोसेसेस हो रही हैं। तो उसी सेल के बारे में आपको अच्छे से समझना है कि ये सेल क्या है। क्लियर? कुछ हिस्टोरिकल एस्पेक्ट हैं, जैसे कि आपको पता है सेल की डिस्कवरी किसने की? रॉबर्ट हुक ने। क्लियर? लेकिन आपको पता है कि जो सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक साहब ने की वो सेल्स कैसी थी? वो नॉन लिविंग सेल्स थी। क्लियर? ही इज आल्सो द फादर ऑफ साइटोलॉजी। इन्हीं को फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहा गया। जबकि इसके बाद में एंटोनी वॉन लीवेनहुक आए, जिनको ये क्रेडिट है कि ही वॉज द फादर ऑफ यू कैन से माइक्रोबायोलॉजी एज वेल एज ही इज़ द डिस्कवरर ऑफ लिविंग सेल। इन्होंने लिविंग सेल को भी डिस्कवर किया। तो स्टूडेंट्स ये सारे पॉइंट्स अपन नोट डाउन करेंगे, इसके कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। इससे पहले हम लोग समझ लेते हैं जो हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, बट हम नहीं समझते कि हाउ इट इज़ स्ट्रक्चरल। जो हमारी सेल है वो स्ट्रक्चरल है तो कैसे?
हमारी जो सेल है वो स्ट्रक्चरल है तो कैसे। क्लियर। बेसिक इंफॉर्मेशन जो आपको पता है सेल्स कंबाइंड एंड फॉर्म अ स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड टिश्यू। पता है सभी लोगों को। जो सेल्स हैं ग्रुप ऑफ सेल्स बना लेते हैं जिनको आप क्या बोलते हो, टिश्यू। यही टिश्यू आगे चल के ऑर्गन में कन्वर्ट होते हैं और दीज ऑर्गन्स आर फर्दर कन्वर्टेड इनटू द ऑर्गन सिस्टम and finally they will develop the whole organism। स्टूडेंट कंसेप्ट क्या है यहाँ पर, हमने ये समझने की कोशिश की कि सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं, कि सेल स्ट्रक्चरल यूनिट कैसे है, हाउ इट इज द स्ट्रक्चरल यूनिट, बिकॉज सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर। जैसे कि अगर मैं बात करूं, ये जो वॉल है, क्लियर, दिस वॉल इज मेड अप ऑफ, ये वॉल किसकी बनी हुई है, ये वॉल बनी हुई है ब्रिक की, ईंटों से वॉल बनी हुई है। तो अगर मैं कहूं तो ब्रिक क्या है, मोनोमर है, और वॉल क्या है, पॉलीमर है। क्लियर। सिमिलरली जो हमारी सेल्स हैं ये क्या हैं, मोनोमर्स हैं, दे बिहेव लाइक अ ब्रिक, और हमारी पूरी बॉडी को मेडअप कराते हैं, बनाते हैं। ये किस तरह से बनाते हैं, जैसे कि सेल्स के ग्रुप मिलकर के टिश्यू बनाते हैं, और टिश्यू मिलकर के ऑर्गन बनाते हैं, और फाइनली डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स हैं। ये ऑर्गन सिस्टम्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटेड वे में वर्क करते हैं, और फाइनली होल ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाता है। तो यहाँ पर आपने समझा हाउ सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट। हमने समझ लिया है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, कि सेल स्ट्रक्चरल यूनिट किस तरह से है, क्योंकि जो हमारी बॉडी है, जो कोई भी होल ऑर्गेनिज्म है, उसका स्ट्रक्चर किस चीज़ से बनाया गया है स्टूडेंट्स, सेल से। इज इट क्लियर। आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया है, अगर नहीं किया है तो वीडियो को रिवाइंड करके उसे नोट कर लो। क्लियर। तो यहाँ पर नाउ द क्वेश्चन अराइजेज अगेन, हाउ सेल इज द फंक्शनल यूनिट, हाउ। जी हाँ, सेल सर फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ है। सर ये हमें याद तो है, बट इसका मतलब हम नहीं समझ पा रहे कि सेल फंक्शनल यूनिट कैसे है। स्टूडेंट्स आपको पता है अंडरस्टैंडिंग इज इंपॉर्टेंट। क्लियर। जो मोटिव है हमारी पढ़ाई का वो क्या है, अंडरस्टैंडिंग है। आपने पढ़ लिया कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। अगर आपसे कोई पूछे सेल इज द फंक्शनल यूनिट, ये बात जो आप बोल रहे हो इसका मतलब समझते हो, तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स गेट सॉक्ड। क्लियर कि ये क्या पूछ लिया सर ने। तो प्लीज आपको इसी तरीके से बायोलॉजी को देखना है। क्लियर। तो हाउ सेल इज द फंक्शनल यूनिट, बिकॉज यू नो एज वी नो दैट, अपन को क्या पता है स्टूडेंट्स, नो दैट सेल्स परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। जो हमारी सेल्स हैं हमारी बॉडी में स्टूडेंट्स, ये क्या करती हैं, ये परफॉर्म करती हैं वेरियस फंक्शंस। हमारी बॉडी में स्टूडेंट्स कितनी सेल्स हैं, मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ द सेल्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। क्लियर। मिलियंस ऑफ सेल्स हैं, लेकिन क्या हमारी बॉडी में सिर्फ एक ही तरीके की सेल हैं, जी नहीं। वी ऑल हैव अप्रॉक्स 200 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। मैंने क्या बोला, हमारी बॉडी में लगभग मिलियंस ऑफ सेल्स हैं, और कितने टाइप्स की सेल्स हैं, उनमें अप्रॉक्स 200 टाइप्स ऑफ सेल्स। कितने टाइप की स्टूडेंट, जी हाँ, अप्रॉक्स 200 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर फाउंड इन आवर बॉडी। फॉर एग्जाम्पल you know RBC, red blood cells or corpuscles, they are also known as erythrocytes. RBCs are also known as erythrocytes. These are also a kind of cells. What was the function of RBC? To transport oxygen and CO2. What was the function of RBC? To transport oxygen and CO2. What was the function of RBC? You know, to transport oxygen and CO2. ऑक्सीजन और CO2 को ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन कर रहा है, RBC. Getting my point? Next one is what? WBC. What was the function of students WBC? Before to know the function, it is responsible, you know, WBCs are responsible for the disease resistance.
और यू कैन से दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द डिजीज, ये हमें किसी भी डिजीज से बचाती हैं। दे विल फाइट टू द पैथोजन, ये किससे फाइट करती हैं? पैथोजन से। आप पढ़ेंगे WBCs के फर्दर टाइप्स हैं ग्रेनुलोसाइट्स एंड ए ग्रेनुलोसाइट्स, वहाँ पर आप पढ़ेंगे बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। क्लास 12th में आप लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के चैप्टर में आप पढ़ोगे ये WBCs के टाइप्स हैं, और वहीं पे आप आगे पढ़ोगे ए ग्रेनुलोसाइट्स में बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स are further divided into the two major categories, plasma cells and memory cells. These plasma cells are responsible for the antibody production. Students, WBC पे तो पूरा इसके वेरियस टाइप्स हैं, ये अपने आप में एक लेक्चर है। अभी इतना बताने का आपको मोटिव ये था कि WBC के जो फर्दर टाइप्स हैं बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स, ग्रेनुलोसाइट्स, ए ग्रेनुलोसाइट्स में बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स, और बी लिम्फोसाइट्स फर्दर डिवाइड होगी प्लाज्मा और मेमोरी सेल्स में, और ये प्लाज्मा सेल्स रिस्पॉन्सिबल होंगी एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए। इज इट क्लियर? तो आपसे नीट में पूछा जाएगा कि कौन सी सेल एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करती है, तो आप बता पाओगे कौन सी सेल्स? प्लाज्मा सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटीबॉडी प्रोडक्शन। इज इट क्लियर? तो अभी के लिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, आपको क्या समझना है, क्या सीखना है? WBC का फुल फॉर्म व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स। दीज व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स आर आल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट्स। इन्हें और किस नाम से अपन जानते हैं स्टूडेंट्स? ल्यूकोसाइट्स के नाम से जानते हैं। व्हाट वाज द फंक्शन ऑफ WBC और ल्यूकोसाइट्स? इनका फंक्शन क्या है? दे प्रोवाइड व्हाट दे विल प्रोवाइड स्टूडेंट्स? दे प्रोवाइड रेजिस्टेंट समझते हैं आप लोग? रेजिस्टेंट कहने का मतलब उसके अपोजिट में, उसके अगेंस्ट में काम करना। अगर रेजिस्टेंट स्टफ लिख रहा है तो इसे और क्या इजी अपन लिख सकते हैं? दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज। दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज। किसके अगेंस्ट स्टूडेंट्स? डिजीज के अगेंस्ट। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर आप सभी लोगों ने सीखा कि हाउ सेल इज द फंक्शनल यूनिट। सेल्स फंक्शनल यूनिट किस तरीके से हैं, तो उसमें आपने देखा कि फॉर एग्जाम्पल यू कैन से इफ वी टॉक अबाउट द RBC, दीज RBCs आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2। किसके ट्रांसपोर्ट के लिए स्टूडेंट्स? ऑक्सीजन और CO2 के ट्रांसपोर्ट के लिए। What was the function of WBC or you can say leukocytes? WBC is also known as leukocytes. They are responsible for, they will provide protection against the disease. किसी भी बीमारी से, किसी भी डिजीज से, किसी भी एंटीजन से, किसी भी पैथोजन से लड़ने का काम कौन सी सेल्स करती हैं? WBC। क्लियर? अभी भी मैंने आपको बताया था कि WBCs में भी प्लाज्मा सेल्स हैं। कौन सी सेल्स हैं स्टूडेंट्स? प्लाज्मा सेल्स। ये जो प्लाज्मा सेल्स हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटीबॉडी प्रोडक्शन। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटीबॉडी। ये मैं शॉर्ट में AB लिख रहा हूँ, इट मीन्स एंटीबॉडी। क्लियर? समझ जाएंगे आप लोग? जी हाँ, लिखिए एंटीबॉडी प्रोडक्शन। एंटीबॉडी प्रोडक्शन, एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड। आपको याद क्या रखना है? प्लाज्मा सेल्स जो होती हैं ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती हैं। That was the function of plasma cell. What was the function of WBC? They will provide protection against the disease. Clear? ये प्लाज्मा सेल्स WBCs के ही फर्दर टाइप्स हैं। RBCs का फंक्शन क्या है? टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड CO2। स्टूडेंट्स, देयर आर मेजॉरिटी ऑफ एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट सेल्स। फॉर एग्जांपल आप बात करें मसल सेल्स, मसल सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, यू नो। नर्व सेल्स आर आल्सो नोन एज न्यूरॉन्स। दीज नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स का फंक्शन क्या है? जी हाँ, नर्व सेल इज आल्सो नोन एज न्यूरॉन। नर्व सेल को ही आप लोग क्या बोलते हो स्टूडेंट्स? न्यूरॉन। व्हाट वाज द फंक्शन ऑफ न्यूरॉन? न्यूरॉन या नर्व सेल का फंक्शन क्या है? टू ट्रांसमिट द मैसेज। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर ट्रांसमिट मैसेज। समझ जाएंगे आप लोग कि ये क्या करेंगी? मैसेज को ट्रांसमिट करेंगी। ट्रांसमिट मैसेजेस क्या करेंगी स्टूडेंट्स? ट्रांसमिट मैसेजेस। क्लियर? इट्सेट्रा। क्लियर? आप लिख सकते हैं यहाँ पर नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का फंक्शन क्या था? एक्सक्रीशन करना, रिमूव करना नाइट्रोजिनस वेस्ट को। ये भी एक डिफरेंट तरह की सेल है। मसल सेल्स हैं कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन।
So you can say there are various types of cells in our body. They have different size, different shape and different functions. Is it clear? तो यहाँ पर आपने क्या समझा? How cell is the functional unit of the life. आज आपको बायोलॉजी की इस लाइन का मतलब समझ में आया जो आप हमेशा से पढ़ते थे कि सेल फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ है। आप समझ नहीं पाते थे कि हाउ सेल इज द फंक्शनल यूनिट। सेल इज द फंक्शनल यूनिट हाउ? बिकॉज यू नो देयर इन आवर बॉडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, जैसे कि आरबीसी ये ट्रांसपोर्ट करेगी ऑक्सीजन और CO2 को, WBC हैं ये प्रोटेक्ट करेंगी अगेंस्ट द डिजीज, उसके बाद में नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स हैं ये क्या करेंगी? मैसेजेस को ट्रांसमिट करेंगी। जी हाँ, मैसेजेस को ट्रांसमिट करने का मतलब ये है कि जैसे हम आपस में एक दूसरे से लैंग्वेज के थ्रू बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, सिमिलरली जो हमारी सेल्स हैं वो एक सेल दूसरी सेल से केमिकल्स के थ्रू बात करती है, केमिकल मैसेंजर्स के थ्रू बात करती है, जिन्हें आप हायर क्लासेस में क्लास 11th में ही ह्यूमन फिजियोलॉजी में मैं आपको समझाऊंगा कि देयर इज अ साइनेप्सिस, जहाँ पर आप देखते हैं न्यूरॉन्स की डेंड्राइट्स, आपने 10th में भी पढ़ा है, डेंड्राइट्स जो होती हैं वहाँ से रिसीव किया जाता है न्यूरोट्रांसमीटर को, और ये न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ से रिलीज हो रहे होते हैं? साइनेप्टिक नॉब से। तो आपको ये समझना है कि ये जो न्यूरॉन्स हैं, नर्व सेल्स हैं, ये ट्रांसमिट करती हैं मैसेजेस को किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। किस फॉर्म में स्टूडेंट्स? न्यूरोट्रांसमीटर के फॉर्म में। क्लियर? ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं इन्हीं में इनकोडेड होते हैं सिग्नल्स। क्लियर? आप पढ़ेंगे एक्साइटेटरी न्यूरॉन्स एंड इनहिबिटरी न्यूरॉन्स। गेटिंग माय पॉइंट? आइए अब स्टूडेंट्स हम थोड़ा सा, अब इतनी देर की डिस्कशन के बाद आप लोगों में ये समझ, ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है कि हाउ सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, कि जो हमारी सेल्स हैं ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट हैं। तो किस तरीके से ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट्स हैं? इज इट क्लियर? तो स्टूडेंट्स कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे अपन? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करेंगे, जहाँ से कभी कभी क्वेश्चंस अराइज होते हैं हमारे नीट के एग्जाम से। क्लियर? तो ये जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इसके बारे में अगर अपन डिस्कस करें तो अगर आपसे कोई पूछे हु इज़ द फादर ऑफ सेल, अगर आपसे कोई पूछे हु इज़ द फादर ऑफ सेल, तो आप लोगों को पता है रॉबर्ट हुक इज अ फादर ऑफ सेल, और यू कैन से रॉबर्ट हुक कौन है स्टूडेंट्स? ही इज अ फादर ऑफ सेल। फादर ऑफ सेल कहने का मतलब ये इन्होंने ही सेल को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था। क्लियर? और इन्हीं को हम फादर ऑफ सेल के साथ साथ इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं? फादर ऑफ साइटोलॉजी। इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? फादर ऑफ साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं? फादर ऑफ साइटोलॉजी। स्टूडेंट आपको मैंने सिखाया है कि जब कभी भी किसी वर्ड की मीनिंग ना समझ में आए देन यू नीड टू ब्रेक इट। आपको उसे क्या करना चाहिए? ब्रेक करना चाहिए। लॉजी मीन्स इफ यू सी this cytology, it is a combination of two words. It is a combination of two words, cyto and logy. Cyto and logy. Cyto means cell. Cyto means cell and logy means study of. Logy means study of. Is it clear? तो सिमिलरली यू एबल टू अंडरस्टैंड, आप समझ सकते हो कि साइटोलॉजी क्या है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल्स, जिसमें हम लोग किन चीज़ों को समझते हैं? किसी भी सेल्स को समझते हैं, इसके स्ट्रक्चर्स क्या हैं, इनके फंक्शंस क्या हैं। क्लियर? सिमिलरली अगर कहीं पे लिखा हो हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी इज व्हाट? लॉजी मीन्स स्टडी ऑफ, हिस्टो का मतलब होता है, हिस्टो मीन्स टिश्यू, हिस्टो मीन्स टिश्यू, हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ टिश्यू, हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ टिश्यू। गेटिंग माई पॉइंट? तो स्टूडेंट्स आपने समझा कि अगर आपसे कोई पूछे हु इज द फादर ऑफ सेल देन यू विल से व्हाट? रॉबर्ट हुक। इफ समवन आस्क्स हु इज द फादर ऑफ साइटोलॉजी देन यू विल से व्हाट? यू विल से अगेन रॉबर्ट हुक। बट जो रॉबर्ट हुक हैं इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था स्टूडेंट्स? डेड सेल। एक्चुअली इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था? सेल वॉल। ही ऑब्जर्व्ड सेल वॉल। आपसे अगर पूछा जाए सबसे पहले सेल वॉल को किसने ऑब्जर्व किया? किसने स्टूडेंट? ही ऑब्जर्व द सेल वॉल। इन्होंने स्टूडेंट्स क्या ऑब्जर्व किया था? सेल वॉल को ऑब्जर्व किया था। किसे ऑब्जर्व किया था स्टूडेंट्स? सेल वॉल को ऑब्जर्व किया था। ये जो सेल वॉल है आपसे अगर कोई पूछे इट इज लिविंग और नॉन लिविंग,
इट इज़ नॉन लिविंग थिंग। ये जो हमारी सेल वॉल है ये स्टूडेंट्स कैसी है, हमारी नॉन लिविंग है। इट इज़ फाउंड इन प्लांट्स, इट इज़ फाउंड इन प्लांट्स। आपको पता है जो प्लांट की सेल वॉल है वो किसकी बनी हुई है, इट इज़ मेड अप ऑफ द सेलुलोज, वाइल द यू कैन से द सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकॉन। अगर हम बात करें द सेल वॉल ऑफ आर्की बैक्टीरिया, वहाँ पर स्पेशल स्यूडोम्यूरिन्स प्रेजेंट होंगे, आप पढ़ोगे हायर क्लासेस में। इफ वी टॉक सेल वॉल ऑफ द फंजाई, इट इज़ मेड अप ऑफ काइटिन। अभी के लिए आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये जो सेल वॉल है इट इज़ नॉट फाउंड इन द एनिमल सेल। किन में नहीं पाई जाएगी स्टूडेंट्स, इट इज़ नॉट फाउंड इन द एनिमल सेल्स, इट इज़ फाउंड इन द ओनली यू कैन से व्हाट प्लांट सेल्स, प्लांट सेल्स के बाद बैक्टीरिया में, फंजाई में और एल्गे में। यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पर आपने ये समझा कि जो रॉबर्ट हुक हैं इन्होंने ऑब्जर्व किया था सेल वॉल को जो कि नॉन लिविंग है, इन्होंने देखा था हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। क्या देखा था स्टूडेंट्स, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। अब ये इंफॉर्मेशन रॉबर्ट हुक ने कब दी थी दुनिया को, 1665 में। कब दी थी स्टूडेंट्स, 1665 में। क्लियर। इन दैट टाइम ये अपने आप में एक बड़ी चीज़ थी कि हम ये समझ पाएँ कि हमारी बॉडी सेल की बनी हुई है। क्लियर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको ये भी बात भी याद रखनी है, आपसे नीट में पूछा जाता है कि ये जो रॉबर्ट हुक ने ये सारे जो काम किए थे इसे किस बुक में पब्लिश किया था। स्टूडेंट समझ पा रहे होंगे इन्होंने ये सारी इंफॉर्मेशंस को किस बुक में पब्लिश किया था। जिस बुक में रॉबर्ट हुक ने, अब जैसे कोई भी न्यूज़ आती है तो उसे आप कहाँ से जानते हो, न्यूज़पेपर के थ्रू जानते हो। इसी तरीके से या फिर सोशल मीडिया के थ्रू जानते हो, आप व्हाट्सएप के थ्रू जानते हो, या न्यूज़ चैनल्स के थ्रू जानते हो, रेडियोज़ के थ्रू जानते हो। सिमिलरली साइंटिफिक कम्युनिटी में जो कोई भी इंफॉर्मेशन होती है, रिसर्च वर्क होता है, उसे हम पब्लिश करते हैं पेपर में, जर्नल्स में। क्लियर। तो उस जर्नल का नाम पूछा जाता है। बात समझ में आ रही है कि जो रॉबर्ट हुक ने जो सेल की डिस्कवरी की या फिर नॉन लिविंग सेल को देखा वो कहाँ पर देखा, तो आप बता पाओगे इन्होंने ये सारी चीज़ें किस बुक में पब्लिश की थी स्टूडेंट्स, माइक्रोग्राफिया। किसमें स्टूडेंट्स, माइक्रोग्राफिया। कहाँ पर स्टूडेंट्स, माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया में इन्होंने अपनी ये सारी रिसर्च की इंफॉर्मेशंस को पब्लिश किया और दुनिया को पता चला था थ्रू द माइक्रोग्राफिया। तो ये टर्म आप याद रखेंगे, माइक्रोग्राफिया। इज इट क्लियर। तो यहाँ पर आपने क्या क्या याद रखना है, रॉबर्ट हुक ही इज़ द फादर ऑफ सेल और यू कैन से ही इज़ द फादर ऑफ साइटोलॉजी, याद रख पाएंगे। ही ऑब्जर्व, इन्होंने क्या देखा था, सेल वॉल देखा था। ये सेल वॉल कैसी होती है, नॉन लिविंग। कहने का मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि नॉन लिविंग सेल किसने देखी सबसे पहले, तो आप बताओगे रॉबर्ट हुक। कौन सी सेल स्टूडेंट्स, नॉन लिविंग सेल। कैसी सेल, नॉन लिविंग सेल। आपको पता है कि रॉबर्ट हुक ने किसे देखा है, सेल वॉल को देखा है, और ये सेल वॉल कैसी है, नॉन लिविंग है। तो एग्जैक्टली नॉन लिविंग सेल देखने का क्रेडिट किसे जाता है, रॉबर्ट हुक को। इज इट क्लियर। लेकिन इफ वी टॉक अबाउट, आपने एक दूसरे, आपसे अगर पूछा जाए कि लिविंग सेल फर्स्टली ऑब्जर्व बाई, लिविंग सेल को सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया, लिविंग सेल को सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया, देन द आंसर इज एंटोनी वॉन लीवेनहुक। कौन है स्टूडेंट्स, एंटोनी वॉन लीवेनहुक। इज इट क्लियर। इसे नोट डाउन कर लेंगे, एंटोनी वॉन लीवेनहुक। ये स्टूडेंट्स क्या हैं, ये भी एक साइंटिस्ट हैं। ही ऑब्जर्व द लिविंग सेल। इन्होंने किसे ऑब्जर्व किया था स्टूडेंट्स, लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया था। वो लिविंग सेल कौन सी थी, स्पर्म की सेल्स थी, आप बोल सकते हैं। वो क्या थे, प्रोटोजोअन्स थे। वो क्या थे, प्रोटोजोअन्स थे। या फिर और क्या अपन बोल सकते हैं, और कौन सी चीज़ें इन्होंने ऑब्जर्व की थी, यू कैन से व्हाट, ही विल आल्सो ऑब्जर्व द बैक्टीरिया। इन्होंने किसे ऑब्जर्व किया था स्टूडेंट्स, बैक्टीरिया को, इट्सेट्रा। और भी वेरियस टाइप्स ऑफ थिंग्स थी, जैसे प्रोटिस्टा हैं, उनको भी इन्होंने ऑब्जर्व किया था। क्लियर स्टूडेंट्स। ब्यूटी वाज, इनके पास जो माइक्रोस्कोप था वो थोड़ा सा एडवांस था रॉबर्ट हुक साहब के कंपैरिजन में। क्लियर। आपको पता है टूल्स एंड टेक्निक्स जितनी एडवांस होंगी, हमारी अंडरस्टैंडिंग बायोलॉजी में, साइंस में उतनी ही बेहतर होगी।
क्लियर। तो यहाँ पर आपने समझा एंटोनी वॉन लीवेनहुक ने क्या किया था, फर्स्ट लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया था। क्लियर। ही इज आल्सो कॉल्ड एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। जी हाँ, इन्हीं स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के नाम से भी जानते हैं, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। किस नाम से स्टूडेंट्स जानते हैं, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। स्टूडेंट्स इसे अगर हम समराइज करें तो आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले सेल को किसने ऑब्जर्व किया, रॉबर्ट हुक ने। फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है, रॉबर्ट हुक है। ये जो रॉबर्ट हुक ने किस चीज़ को ऑब्जर्व किया, किस सेल को सबसे पहले ऑब्जर्व किया, तो आप कहेंगे सेल वॉल को। एग्जैक्टली अगर आपसे पूछा जाए, स्टूडेंट ध्यान से सुने, अगर आपसे पूछा जाए कि लिविंग सेल को सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया और ऑप्शन में आपको रॉबर्ट हुक और एंटोनी वॉन लीवेनहुक दिए जाएं तो आप क्या सेलेक्ट करोगे, जी हाँ, लिविंग सेल। इज इट क्लियर। अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट सेल को किसने ऑब्जर्व किया, तो फर्स्ट सेल को ऑब्जर्व करने का क्रेडिट किसे जाता है, रॉबर्ट हुक को। इज इट क्लियर। अगर आपसे पूछा जाए फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसे कहते हैं, देन द आंसर इज एंटोनी वॉन लीवेनहुक। इज इट क्लियर। तो यहाँ पर आपने समझा व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी, पता है आप लोगों को, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। लॉजी मीन्स स्टडी ऑफ, माइक्रो मीन्स, माइक्रोबायो मीन्स व्हाट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिन्हें आप नेकेड आई से देख नहीं सकते हैं। माइक्रोबायोलॉजी अपने आप में एक बड़ी साइंस है। बड़ी साइंस कहने का मतलब स्टूडेंट्स आप पढ़ेंगे हायर क्लासेस में, आपको पता होगा कि एमएससी मास्टर्स, बीएससी बैचलर ऑफ साइंस, बीएससी एमएससी लोग माइक्रोबायोलॉजी की फील्ड में करते हैं। क्लियर। तो ये अपने आप में एक बहुत ही ब्रॉड फील्ड है। जो भी आपको फूड प्रोडक्ट इंडस्ट्रीज़ में काम करते हुए दिखते हैं या फिर फार्मा कंपनी में जो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में टेस्टिंग का काम करते हैं, वो माइक्रोबायोलॉजी के ही बंदे होते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब स्टूडेंट्स अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ सेल्स, किसकी बात करें स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ सेल की, तो स्टूडेंट्स सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स। सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स। सेल कितने टाइप की होती हैं स्टूडेंट्स, दो टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी, प्रोकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल सेल एंड द यूकैरियोटिक सेल्स। कौन कौन सी सेल्स हैं स्टूडेंट्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड द यूकैरियोटिक सेल्स। क्लियर। अब स्टूडेंट्स आपको याद रखना है, आपको हमेशा टाइप्स पढ़ने से पहले खुद से पूछना है ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेस पे सेल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस डेवलपमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस डेवलपमेंट। किस बिहाफ पर स्टूडेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस डेवलपमेंट। किस बेस पर, न्यूक्लियस के डेवलपमेंट के बिहाफ पर, कि न्यूक्लियस का डेवलपमेंट कितना हुआ है, इस बिहाफ पे सेल्स को दो मेजर कैटेगरी में डिवाइड किया गया, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। इज इट क्लियर। इफ यू सी प्रोकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, प्रो एंड कैरियोटिक। प्रो मीन्स प्रिमिटिव, प्रो मीन्स प्रिमिटिव, प्रो मीन्स स्टूडेंट्स क्या होता है, प्रिमिटिव, एंड कैरियन, कैरियोटिक टर्म वाज डिराइव्ड फ्रॉम द कैरियन। किससे डिराइव किया गया है स्टूडेंट्स, कैरियन से। कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। इज इट क्लियर। अब बात आई कि सर ठीक है हमें मीनिंग समझ में आ गई, लेकिन अगर हमसे कोई पूछे प्रोकैरियोटिक सेल्स की डिफिनीशन, तो हम डिफिनीशन में क्या बताएं, तो नोट डाउन कर लें, इसे मैं रेज कर ले रहा हूँ डिफिनीशन लिखने के लिए। क्लियर। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या हैं, ऑल दोज सेल्स, ऑल those cells which have जिनके पास क्या हो स्टूडेंट्स, which have primitive nucleus and lack of membrane bound organelles। किस चीज की कमी हो स्टूडेंट्स, lack of membrane बाउंड ऑर्गेनेल। स्टूडेंट्स कंसेप्ट अपने रॉक सॉलिड करके रखिएगा कि ऐसी सेल्स जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रिमिटिव हो, कहने का मतलब न्यूक्लियस का डेवलपमेंट ना हो पाया हो, अनडेवलप्ड न्यूक्लियस हो, कहने का मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस अब्सेंट हो। जो प्रिमिटिव न्यूक्लियस है उसे हम न्यूक्लियाइड बोलते हैं। इज इट क्लियर। तो यहाँ पर लैक ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल भी होगा। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल कहने का मतलब आपको पता है
जो सेल्स के अंदर ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं, दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, फॉर एग्जांपल लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एटसेट्रा। क्लियर? तो ये सारे के सारे ऑर्गेनल एब्सेंट होंगे इन ऑर्गेनिज्म में। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसके एग्जांपल्स क्या हैं? एग्जांपल्स आर व्हाट? एग्जांपल्स आर द बैक्टीरिया। इसके एग्जांपल्स क्या हैं? बैक्टीरिया। ये कैसे बैक्टीरिया हो सकता है? यू बैक्टीरिया हो सकता है, साइनो बैक्टीरिया हो सकता है। कहने का मतलब जो किंगडम मुनेरा में रखे गए जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे के सारे किस में कंसीडर आउट किए जाएंगे? आपके सारे के सारे बैक्टीरिया, यानी कि साइनो बैक्टीरिया हो, आर्की बैक्टीरिया हो या फिर स्टेफाइलोकोकस एयूरियस हो, ये सारे किसके एग्जाम्पल में आएंगे? प्रोकैरियोटिक सेल के। तो आपने क्या समझा? सेल्स दो टाइप की होती हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक में आपने देखा प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। ऐसी सेल्स, ऑल दो सेल्स जिनका न्यूक्लियस कैसा हो? प्रिमिटिव हो, और उनके पास लैक ऑफ मेम्ब्रेन, लैक का मतलब होता है एब्सेंट होना, एब्सेंस, या फिर आप ब्रैकेट में लिख सकते हो लैक के एब्सेंट, तो आपको मतलब समझ में आ जाएगा। एब्सेंट होंगे क्या? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल कहने का मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम एटसेट्रा। अगर आप देखें बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को, तो बैक्टीरिया में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। क्लियर? तो आप इसे नोट डाउन कर चुके हैं। तो आइए अपन इरेज करते हैं इसे और समझते हैं यूकैरियोटिक सेल्स को। क्लियर जी? यूकैरियोटिक सेल्स आर दो सेल्स, स्टूडेंट्स नोट डाउन करते चले बिकॉज की टाइम थोड़ा सा कम है अपने पास, तो तेजी से समझते हैं। व्हाट आर द यूकैरियोटिक सेल्स? यू मीन्स स्टूडेंट्स की व्हाट? ट्रू, और यू कैन से वेल डेवलप्ड। ट्रू मीन्स व्हाट? वेल डेवलप्ड, वेल डेवलप्ड। तो ये यूकैरियोटिक सेल्स कैसी हैं? ऑल दो सेल्स which have well developed nucleus and presence of membrane bound organelle। जी हाँ, कैसे ऑर्गेनेल स्टूडेंट्स? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। किस तरीके के ऑर्गेनेल प्रेजेंट हैं स्टूडेंट्स? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं। इसके एग्जांपल्स क्या हैं स्टूडेंट्स? फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स। फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। स्टूडेंट ध्यान से समझ लें। अब आपसे अगर कोई पूछे इवोल्यूशनरी पॉइंट से कौन पहले आया था, ओरिजिन ऑफ लाइफ को अगर ध्यान में दें, ओरिजिन ऑफ सेल को ध्यान में दें, तो कौन सी सेल पहले आई थी? प्रोकैरियोटिक सेल्स पहले आई थी या यूकैरियोटिक सेल्स? तो आप बता पाएंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स ही पहले आई थी, बिकॉज प्रोकैरियोटिक सेल्स आर द प्रिमिटिव वन। इज इट क्लियर? तो यूकैरियोटिक सेल्स क्या है? एडवांस सेल है एज कंपेरिजन टू द प्रोकैरियोटिक सेल्स। What are the eukaryotic cells? All those cells which have what? Well developed nucleus, जिनका न्यूक्लियस पूरी तरीके से डेवलप हो चुका हो, और वहाँ पर क्या प्रेजेंट हो? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। क्या प्रेजेंट हो स्टूडेंट्स? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हो। इज इट क्लियर? तो आइए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इतनी देर में आपने क्या क्या क्वेश्चन समझा है, क्या क्या कंसेप्ट समझे हैं, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा किस तरीके के क्वेश्चंस हमारे नीट में पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ क्वेश्चन को मेरे साथ साथ नोट करते रहें। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन है आपसे नीट में पूछा जाएगा, विच among the following is not eukaryote? स्टूडेंट्स लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट यूज़ की जाती है एग्जाम्स में, और ऑप्शंस भी काफ़ी ट्रिकी दिए जाते हैं। आपको पता है कि इनमें से कौन से, और आपको 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं इस तरीके से, और आपसे पूछा गया है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट यूकैरियोट।
कौन सा इसमें से यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म नहीं है, इस बात को ध्यान देंगे। नॉट, यहाँ पर इंपॉर्टेंट टर्म क्या है, नॉट। तो किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्वेश्चन में रीड करते समय इंपॉर्टेंट टर्म को अंडरलाइन कर लेना चाहिए। आपका पेपर ऑफलाइन होता है, पता है आपको। यहाँ पर ये जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें अगर आप देखें ध्यान से तो कैसे क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं आपके। तो जी हाँ, देखें ध्यान से, आपको ऑप्शंस में दे दिया गया है, आपसे पूछा गया है कौन से यूकैरियोटिक नहीं है। मैं क्वेश्चंस को खुद से सोच रहा हूँ, दैट्स वाई थोड़ा सा टाइम लग रहा है। जी हाँ, तो जी हाँ, ऑप्शंस में आपको दिया गया है यू बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया, क्लियर। इसके अलावा आपको दे दिया गया है सैल्मोनेला टाइफी, मोनिला टाइफी। लास्ट में आपको आंसर दे दिया गया है ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। स्टूडेंट, आप कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपके आंसर्स करेक्ट थे या अनकरेक्ट, एक्सप्लेनेशन को समझते हुए। चलिए देखते हैं इसका क्या आंसर होगा। यहाँ पर पूछा गया है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट यूकैरियोट, कौन सा इसमें से यूकैरियोट नहीं है। यूकैरियोट नहीं है कहने का मतलब कौन सा प्रोकैरियोट है। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रोकैरियोट के एग्जाम्पल्स कौन से हैं। तो जी हाँ, आपको पता है प्रोकैरियोट के एग्जाम्पल्स कौन से हैं। किंगडम मोनेरा में रखे गए सारे के सारे ऑर्गेनिज्म। आपने पढ़ा है आर.एच. विटेकर का क्लासिफिकेशन सिस्टम क्लास 9th में, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। आपको पता है मोनेरा जो है ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। अदर देन यहाँ पर ये जो 4 ग्रुप्स हैं, ऑल आर द यूकैरियोट्स। मोनेरा प्रोकैरियोट्स हैं, जबकि फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, क्लियर, ये सारे के सारे कैसे हैं आपके यूकैरियोटिक हैं, क्लियर। तो मोनेरा प्रोकैरियोटिक है, मतलब कि जितने भी बैक्टीरिया हैं, वो कोई भी बैक्टीरिया हो, वो सारे के सारे कहाँ पर आ गए हैं, आपके प्रोकैरियोट्स में। तो इसी इंफॉर्मेशन से आपका क्वेश्चन हो सकता है। अब यू बैक्टीरिया का मतलब क्या है, यू को मतलब आपको भी मैंने बताया था, यूकैरियोट बताते समय यू मीन्स ट्रू बैक्टीरिया। जी हाँ, जब ट्रू बैक्टीरिया है तो कोई क्वेश्चन मार्क ही नहीं है, ये किसका एग्जाम्पल होगा, प्रोकैरियोट का। ऑप्शन करेक्ट है। साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया लगा है, आप इससे ही समझ सकते हैं, ये फर्स्ट ऑक्सीजन एवॉल्विंग बैक्टीरिया थे। कहने का मतलब जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था तब का, आपको पता है कि जब इवोल्यूशन हो रहा था उस समय हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन फ्री फॉर्म में प्रेजेंट नहीं थी। उस ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करने में क्रिटिकल रोल प्ले किया है साइनोबैक्टीरिया ने। These are also the example of prokaryote. सैल्मोनेला टाइफी, ये स्टूडेंट्स टाइफाइड डिजीज कॉज करने का बैक्टीरिया है। आप नोट डाउन कर लें, टाइफाइड डिजीज आप लोगों ने सुनी होगी। दिस टाइफाइड डिजीज इज कॉज्ड बाई अ बैक्टीरिया एंड द कॉजेटिव एजेंट ऑफ द टाइफाइड डिजीज, और यू कैन से पैथोजन ऑफ टाइफाइड इज व्हाट, सैल्मोनेला टाइफी। कौन सा ऑर्गेनिज्म है स्टूडेंट्स, सैल्मोनेला टाइफी। सो हियर करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दिस। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आए होंगे। नेक्स्ट डे हम लोग यहीं से आगे की क्लासेस कंटिन्यू करेंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ आस्क मी। थैंक्स स्टूडेंट्स।